इस नई और विस्तृत गहन चर्चा में स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उसे लेकर अक्सर एक आम धारणा होती है कि ये सिर्फ संख्याओं का खेल है। बिल्कुल, संख्याओं, जटिल चार्ट्स या फिर शेयर बाजार के भारी भरकम आंकड़ों का खेल। लेकिन अर्थशास्त्र इससे कहीं बढ़कर है। हाँ, ये वास्तव में मानव जीवन के सबसे बुनियादी और सबसे पुराने संघर्ष की कहानी है। सही कहा। ये कहानी इस बात की है कि कैसे हमारे पास मौजूद संसाधन हमेशा सीमित होते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं और जरूरतें बिल्कुल असीमित हैं। हाँ, आज हम इस पूरी यात्रा को एक तरह से माइक्रोस्कोप से लेकर टेलीस्कोप तक के एक शानदार नैरेटिव के रूप में देखने वाले हैं। और आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है और जो विस्तृत शोध है उसके आधार पर हम ये समझेंगे कि एक अर्थव्यवस्था वास्तव में कैसे काम करती है, इसके भीतर जटिल निर्णय कैसे लिए जाते हैं, और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से अपना विकास किस तरह से किया है। हाँ, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है अर्थशास्त्र के इस पूरे विज्ञान का मूल आधार, जो कि बिल्कुल दुर्लभता और चयन, मतलब संसाधनों की कमी और चुनाव करने की समस्या के इर्द गिर्द घूमता है। हमारे स्रोतों में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक चित्र दिया गया है, एक तराजू का चित्र। वो तराजू जो कभी संतुलित नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि इस तराजू के एक पलड़े में सीमित संसाधन रखे हैं और दूसरे पलड़े में असीमित आवश्यकताएं हैं, और इसी असंतुलन से अवसर लागत, या जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, उसकी अवधारणा का जन्म होता है। हाँ, क्योंकि संसाधनों की कमी के कारण हमेशा कोई न कोई चुनाव करना पड़ता है। एग्जैक्टली। जब भी किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुना जाता है तो उसके लिए दूसरे सबसे बेहतरीन विकल्प का त्याग करना ही पड़ता है। वो त्यागा गया विकल्प ही हमारी अवसर लागत है। मतलब ये केवल पैसे तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये समय, ऊर्जा और हर उस निर्णय पर लागू होता है जो इंसान हर दिन लेता है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अवसर लागत की ये बात तो जीवन के हर पहलू में मौजूद है, लेकिन जब अर्थशास्त्र का विश्लेषण किया जाता है तो इसके अलग अलग स्तर होते हैं। हाँ, नजरिए का फर्क होता है। स्रोतों में देखने के इस नजरिए को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है: व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो अर्थशास्त्र कहते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो अर्थशास्त्र, जिसे हम एक पेड़ और एक विशाल जंगल के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल। माइक्रो अर्थशास्त्र एक तरह से माइक्रोस्कोप है जो उस एक अकेले पेड़ को गहराई से देखता है। इसका फोकस व्यक्तिगत इकाइयों पर होता है, जैसे कोई उपभोक्ता कैसे निर्णय लेता है या कोई कंपनी किसी उत्पाद की कीमत कैसे तय करती है। ये पूरी तरह से कीमत सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरी तरफ मैक्रो अर्थशास्त्र एक टेलीस्कोप की तरह काम करता है, जो पूरे जंगल को एक साथ देखता है। सही कहा। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इसमें देश की कुल आय, कुल रोजगार और महंगाई जैसे बड़े मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है। ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वाला नजरिया वाकई बहुत दिलचस्प है। और देखिए, विश्लेषण के इस नजरिए के साथ साथ अध्ययन की प्रकृति को समझना भी बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्री मुख्य रूप से दो अलग अलग तरह के दृष्टिकोणों का उपयोग करते हैं: क्या है और क्या होना चाहिए। अच्छा। इन्हें तकनीकी भाषा में वास्तविक अर्थशास्त्र यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो वास्तविक अर्थशास्त्र मतलब जो तथ्यों पर आधारित हो। बिल्कुल। वास्तविक अर्थशास्त्र पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित होता है। इसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। स्रोतों में इसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़। ये एक ठोस तथ्य है जिसे मापा जा सकता है। हाँ, इसके विपरीत आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जो है वो राय, सुझावों और मूल्य निर्णयों पर आधारित होता है। ये बताता है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। जैसे अगर कोई कहे कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, तो ये एक आदर्शात्मक बयान होगा। बिल्कुल सही। ये एक राय है जिस पर समाज में बहस हो सकती है। तो विश्लेषण करते समय ये जानना बहुत जरूरी है कि कब तथ्यों की बात हो रही है और कब केवल राय दी जा रही है। और हमारे स्रोत इन दोनों अवधारणाओं को पूरी निष्पक्षता के साथ सामने रखते हैं। हाँ, ये अंतर नीतियों को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। अब इस सैद्धांतिक चर्चा से एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल की तरफ मुड़ते हैं। अर्थव्यवस्था में चीजों का निर्माण या उत्पादन वास्तव में कैसे होता है? उत्पादन के 4 पारंपरिक कारक होते हैं: भूमि, श्रम,
पूंजी और उद्यमिता। बिल्कुल। और हमें यह समझना होगा कि यहाँ भूमि का अर्थ सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। और पूंजी केवल पैसा नहीं, बल्कि मशीनरी और तकनीक भी है। लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है उद्यमिता की भूमिका सबसे दिलचस्प है। वो कैसे? क्योंकि वही वो तत्व है जो जोखिम उठाता है और बाकी तीनों कारकों को एक साथ जोड़कर एक सफल व्यवसाय का निर्माण करता है। हाँ, उद्यमिता चीजों को शुरू तो कर देती है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हर अर्थव्यवस्था को इसके बाद 3 केंद्रीय समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। स्रोत इसे एक मशीन के गियर या चक्र के रूप में दर्शाते हैं। वो 3 गियर कौन से हैं? पहली समस्या है क्या उत्पादन करें। मतलब संसाधन सीमित होने के कारण ये तय करना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तुएं बनाई जाएं जो आज की जरूरतों को पूरा करें, या फिर पूंजीगत वस्तुएं बनाई जाएं जो भविष्य के उत्पादन की क्षमता बढ़ाएं। बिल्कुल। और दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन करें। ये पूरी तरह से तकनीक के चुनाव की बात है कि क्या काम को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों से करवाया जाए, यानी श्रम प्रधान तकनीक, या फिर इसके लिए भारी मशीनों का उपयोग किया जाए, यानी पूंजी प्रधान तकनीक। हाँ, और ये निर्णय किसी भी देश की जनसंख्या और पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। और जो तीसरी समस्या है वो है किसके लिए उत्पादन करें। ये तो समाज में आय और धन के वितरण का सवाल हो गया। उत्पादित चीजों का फायदा समाज के किस वर्ग को मिलेगा? बिल्कुल सही। इन तीनों गियर्स को एक साथ घुमाने और संतुलन बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को ही संसाधन आवंटन या रिसोर्स एलोकेशन कहा जाता है। यहाँ जहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। बताइए। अर्थशास्त्र का पारंपरिक ढांचा अक्सर ये मानकर चलता है कि इंसान हमेशा पूरी तरह से तार्किक फैसले लेता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। लेकिन हम जानते हैं कि असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। असल जिंदगी में भावनाएं, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह और मानव मनोविज्ञान हमारे फैसलों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और यहीं से पारंपरिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से हटकर व्यवहारिक अर्थशास्त्र यानी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का दायरा शुरू होता है। हाँ, जो ये समझने की कोशिश करता है कि इंसान का दिमाग वास्तव में आर्थिक निर्णय कैसे लेता है। इस संदर्भ में स्रोतों में रिचर्ड थैलर और कैस सनस्टीन के नज सिद्धांत या नज थियरी का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। नज थियरी जो चॉइस आर्किटेक्चर पर केंद्रित है। बिल्कुल, विकल्पों को पेश करने के तरीके पर। इसका मूल विचार यह है कि लोगों की स्वतंत्रता छीने बिना या उन पर कोई प्रतिबंध लगाए बिना उन्हें बेहतर निर्णय लेने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। इसे एक तरह के वैचारिक धक्के या नज के रूप में देखा जा सकता है। स्रोत में इसका एक बहुत ही ठोस उदाहरण है डिफॉल्ट विकल्प का। हाँ, पेंशन योजना वाला। बिल्कुल। जब कोई कंपनी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लाती है और उन्हें खुद से फॉर्म भरकर इसमें शामिल होना पड़ता है, तो अक्सर लोग आलस या जटिलता के कारण ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर कंपनी सभी कर्मचारियों को स्वतः ही यानी डिफॉल्ट रूप से उस योजना में शामिल कर दे और केवल बाहर निकलने का विकल्प दे, तो ज्यादातर लोग उस योजना में बने रहते हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, सिर्फ विकल्प पेश करने का ढांचा बदल दिया गया। मानवीय मनोविज्ञान की जड़ता का उपयोग करके लोगों को आर्थिक रूप से सुरक्षित निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया गया। ये मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र का एक बहुत ही शानदार संगम है। और व्यवहारिक अर्थशास्त्र ये दिखाता है कि इंसान हमेशा तार्किक नहीं होता, और इसी बात का ध्यान दुनिया की बड़ी आर्थिक प्रणालियां भी रखती हैं। तो अगर हम व्यक्तिगत मनोविज्ञान से उठकर पूरी दुनिया के ढांचे को देखें, तो हमारे सामने मुख्य रूप से पूंजीवाद और समाजवाद के मॉडल आते हैं। बिल्कुल। पूंजीवादी प्रणाली में जहां निजी स्वामित्व होता है और लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है, वहां उपभोक्ता एक तरह से राजा होता है। और दूसरी तरफ समाजवादी प्रणाली है जहां संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, केंद्रीय योजना होती है और समाज का कल्याण मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन इन दोनों प्रणालियों के बीच भारत का ऐतिहासिक रास्ता बहुत ही अनोखा और तार्किक रहा है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी का मार्ग चुना। हाँ, स्रोत बताते हैं कि यह सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का एक सोच समझकर बनाया गया सह अस्तित्व है। इसके पीछे का कारण क्या था? तार्किक कारण यह था कि देश को तेज औद्योगिक और ढांचागत विकास के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी की जरूरत थी, लेकिन एकाधिकार को रोकना भी आवश्यक था। साथ ही गरीबों और वंचित तबके के लिए आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी थी।
और भारतीय आर्थिक विकास का जो ग्राफ स्रोत में है वो इस सफर को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। 1950 के दशक की धीमी विकास दर, जिसे हिंदू विकास दर भी कहा गया, वो एक ऐसा दौर था जहां अर्थव्यवस्था काफी बंद थी। लेकिन फिर 1991 का ऐतिहासिक मोड़ आया, जब उदारीकरण के सुधार लागू किए गए, लाइसेंस राज की बेड़ियों को खोला गया। LPG रिफॉर्म्स। बिल्कुल। और इसी बदलावों का नतीजा है कि आज भारत ने कृषि प्रधान ढांचे से सेवा क्षेत्र की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। और वर्तमान में यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरी है। यह सफर वाकई में असाधारण है। बिल्कुल है। अब इस विशाल स्वरूप को देखते हुए मेरे लिए एक नया आहा पल तब आया जब मैंने स्रोतों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को काम करने वालों के कॉलर के रंगों के आधार पर बंटावा देखा। वो वर्गीकरण बहुत ही रोचक है। हाँ, सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र है, जैसे कृषि और खनन, जिसे रेड कॉलर जॉब्स कहा जाता है। बिल्कुल। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र है विनिर्माण का, जिसे ब्लू कॉलर कहा जाता है। और फिर आता है तृतीयक क्षेत्र, जो आज की भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी सेवाएं। इसे व्हाइट कॉलर जॉब से दर्शाया जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ज्ञान और शोध पर आधारित चतुर्थ क्षेत्र आता है। और पिरामिड के सबसे ऊपर पंचम क्षेत्र है, जहां उच्च स्तरीय निर्णय लिए जाते हैं। इसे गोल्ड कॉलर कहा जाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? जब इतने सारे क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, तो उस पूरे विकास को मापा कैसे जाता है? क्या GDP सब कुछ बताता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। विकास को मापने के लिए GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का इस्तेमाल होता है। इसका सूत्र बहुत सीधा है, C+I+G, और उसमें शुद्ध निर्यात को जोड़ दें। मतलब उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात। बिल्कुल। लेकिन यहाँ नॉमिनल GDP और रियल GDP का अंतर समझना जरूरी है। नॉमिनल GDP वर्तमान कीमतों पर होती है, जिसमें महंगाई शामिल है, जबकि रियल GDP स्थिर कीमतों पर होती है, जो अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दिखाती है। तो क्या रियल GDP का बढ़ना ही सब कुछ है? नहीं, और स्रोत इस पर एक बहुत गहरी आलोचनात्मक सोच पेश करते हैं। चित्र के अनुसार एक मैग्नीफाइंग ग्लास से GDP के ग्राफ की दरारों को दिखाया गया है। वो दरारें क्या हैं? पहली दरार है असमानता। GDP अमीर गरीब के बीच की खाई को नहीं दिखाता। दूसरी दरार है पर्यावरण का नुकसान। प्रदूषण का GDP में कोई हिसाब नहीं होता। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण दरार, गृहिणियों का अवैतनिक कार्य, घर में होने वाले काम का विशाल योगदान GDP कभी नापी नहीं पाती, क्योंकि उसके लिए बाजार में कोई लेन देन नहीं होता। बिल्कुल। ये सब देखने के बाद समझ आता है कि सब कुछ कैसे आपस में जुड़ता है। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था सिर्फ बढ़ते आंकड़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर व्यक्तिगत चयन के संतुलित निर्णयों और समष्टि स्तर पर मजबूत राष्ट्रीय नीतियों के चक्र पर निर्भर करती है। ये दोनों गहराई से जुड़े हुए हैं। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष इसे बहुत अच्छे से समेटता है। एक अर्थशास्त्री की तरह सोचें, सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग ही असली सफलता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक उत्तेजक विचार ये है कि अगली बार जब कोई सामान खरीदा जाए या अपना समय किसी काम में लगाया जाए, तो खुद से ये पूछना जरूरी है कि अवसर लागत क्या है। और क्या सिर्फ पैसे और उत्पादन का बढ़ना ही किसी देश की असली प्रगति है, या उन अदृश्य योगदानों का भी कोई मूल्य होना चाहिए जिन्हें GDP कभी नहीं नाप पाती? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। संसाधनों को खंगालने वाले इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं।